शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम संगम विहार विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमरनाथ झा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं पूर्वांचल मोर्चा से। साथ ही आपको बता दें, अमरनाथ झा जी जो हैं वैदेही फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। वो वैदेही फाउंडेशन जो माता जानकी का हर साल धूमधाम से जन्मदिन मनाती है, वो भी एक इन्हीं की संस्था है जो सिर्फ पूरी दिल्ली के अंदर इन्हीं की संस्था जो है माता जानकी का जन्मदिन मनाती है। साथ ही महिला सशक्तिकरण और नेपाल भारत की जो उनके रिश्ते हैं उनके ऊपर इनकी संस्था जो है काम करती है। आज हम इनसे बात करेंगे जिस तरह का माहौल आज भारत के अंदर नेपाल के प्रधानमंत्री का एक विवादित बयान से जो तरह का गुस्से का माहौल है, उस माहौल में इनकी क्या प्रतिक्रिया है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है आपका हुंकार 24/7। जी नमस्कार, धन्यवाद महेंद्र जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, भारत और नेपाल के बीच जो रिश्ते हैं उसके पर आपकी संस्था काम करती है, ज़रा उसके बारे में बताइए, किस तरह का आप लोग करते हैं। देखिए, हमारा एक वैदेही फाउंडेशन है और वैदेही फाउंडेशन का मैं चेयरमैन हूँ। और वैदेही जैसे नाम से ही परिलक्षित होता है कि वैदेही जानकी जी का, सीता जी का एक नाम है वैदेही। विदेह राजा जनक थे और उनकी बेटी सीता थी, तो वैदेही कहलाई वो। तो वो हमने एक फाउंडेशन बनाया है दिल्ली में और पिछले 6 वर्षों से लगातार जानकी जी का जन्मोत्सव जो है समारोह, जानकी नवमी, वो हम लोग यहाँ मनाते हैं और उसमें स्त्री सशक्तिकरण पर भी जोर देते हैं। और जो महिला सशक्तिकरण के साथ साथ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी है उस पर भी काम करते हैं। और नेपाल भारत संबंधों पर भी इसका बहुत असर है, क्योंकि जो नेपाल और भारत का संबंध रहा है वो हमेशा एक बेटी रोटी का संबंध रहा है। अच्छा। जब एक पहले प्राचीन काल में ही जो नेपाल भी जो था वो आर्यावर्त का ही हिस्सा था। वो भारत जब अखंड भारत था, बहुत बड़ा भारतवर्ष था, तो उसका नाम आर्यावर्त था और नेपाल भी उसी का एक हिस्सा था। तो हमारा जैसे 1816 ईस्वी में क्या हुआ कि भारत में जब अंग्रेज़ों का राज था तो एक सुगौली संधि हुई। और सुगौली संधि के तहत क्या हुआ, जो भारत में जो मैदानी एरिया था कुछ बॉर्डर से लगता हुआ, वो नेपाल ने लिया और उसके बदले में पहाड़, जैसे इधर आप देखेंगे सिक्किम के कुछ एरिया, उत्तराखंड का कुछ एरिया, पहाड़ों का एरिया उसने हमें दिया, क्योंकि उसके पास सिर्फ पहाड़ थे, मैदानी भूभाग बिल्कुल भी नहीं था। और हमारे यहाँ जो गोरखा, बहुत सारे सिपाही हमारे यहाँ जो लड़ाई के लिए विश्व युद्ध में भी हमारे गोरखा, हमारे यहाँ देखेंगे गोरखा का एक हमारे पास ना एक आर्मी में भी गोरखा का भी एक ट्रुप है हमारे पास। तो नेपाल और भारत का संबंध ऐसा रहा कि कभी कोई इस तरह का कुछ रहा नहीं। तो उस तरह जब बात हुई तो आधा कुछ जो हमारे मिथिला से जुड़ता हुआ जो एरिया था, हिस्सा था, मैदानी एरिया, वो उधर चला गया। जैसे देखेंगे पाकिस्तान में पंजाब का हिस्सा चला गया ना, उसी तरीके से हमारे यहाँ भी मिथिला का आधा हिस्सा उधर चला गया, नेपाल में चला गया और हम लोग इधर रह गए। तो मिथिला 2 हिस्सों में बट गया। तो जनकपुर वगैरह जो था तब उधर चला गया और सीतामढ़ी इधर रह गया, जहाँ पर सीता मैया का जन्म स्थान है वो यहाँ रह गया, सीतामढ़ी पुनौरा धाम में रह गया। और जनकपुर जहाँ पर राजा जनक का जो राजधानी थी जनकपुर, वो उधर चला गया जहाँ सीता जी का विवाह हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे नेपाल और भारत के बीच में ना कभी कोई वीज़ा नहीं लगेगा, आपको कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बिना बॉर्डर पर जैसे फेंसिंग वेंसिंग होता है वो भी नहीं रहा। ऐसे ही थोड़ा सा एरिया खुला है, एकदम नो मैंस लैंड थोड़ी दूर का है, और आप ऐसे बेरोक टोक आ जा सकते हैं। हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग भी शॉपिंग करने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए नेपाल के मार्केट में ऐसे ही चले जाते थे। 10-12 किलोमीटर हम लोग बॉर्डर पर ही हैं और चले जाते थे। तो हम लोग का बहुत मधुर संबंध है। हमारी एक बहन भी उधर है, हमारी एक बुआ जी भी उस साइड नेपाल में, मिथिला में है। तो एक दूसरे का बहुत अच्छा नेपाल और भारत का संबंध रहा है। और नेपाल एक तरह से जैसे हिंदू राष्ट्र रहा है और वहाँ के राजा सब भी हमारे देश से बहुत अच्छे उनके संबंध रहे हैं। अच्छा, जैसे कि हिंदू राष्ट्र, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र होते हुए भी नेपाल के प्रधानमंत्री का एक विवादित बयान आता है जिन्होंने जो है करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं पर ठेस पहुँचाई है। जो हमारे अयोध्या भूमि है जहाँ पर श्री राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण होना है और उसका काम जो चल रहा है, उनको नकली बताते हुए ये कहा है कि श्री राम जी का जन्म जो है नेपाल में हुआ था। ये देखिए बहुत दुख की बात है। पहले तो ये कि हिंदू राष्ट्र जो है ना, वो पूरा हिंदू राष्ट्र अब नहीं रहा कुछ वर्षों से, वो प्रजातांत्रिक एक देश हो गया है और वो भी एक तरह से सेक्युलर कंट्री अपने आप को कुछ वर्षों से वो हो गए हैं वो लोग। और दुख की बात ये है कि अभी जो वहाँ पर सरकार है वो कम्युनिस्ट की सरकार है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो KP ओली जी हैं और ये
एकदम बहुत ज़्यादा जो है वहाँ से चाइना में भी कम्युनिस्ट की सरकार है और वहाँ से ये संचालित होते हैं और उन्हीं की भाषा बोलते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्क्रिप्टेड भाषा बोल रहे हैं, इनको कोई रटा या कोई एक चीज़ लिख करके दे दिया गया है और वो बोल रहे हैं। ये पिछले दिनों इन्होंने हमारा जो भूमि, जो हमारा बॉर्डर है उस पर भी लिपुलेख और वो जो हमारा जो कुछ एरिया है उस तरफ जो उत्तराखंड का, उस पर भी इन्होंने कुछ ऐसे विवादित बयान दे दिया था और इवन मिथिला के बहुत सारे क्षेत्र को इन्होंने नेपाल में दिखा दिया था, जिस पर भी हम लोगों ने फिर प्रश्न चिन्ह लगाया था और हम लोगों ने इनको बोला भी था कि ऐसा मत करिए। इवन मिथिला जो वहाँ पर नेपाल में जो मैथिल लोग हैं ना, जो चले गए हैं, वो भी अपने आप को छला हुआ महसूस करते हैं क्योंकि उनका जो सांस्कृतिक जो एक तरह से जो आप इतिहास समझ लीजिए तो वो मिथिला का है, वो बट गया उधर। अब वो ना नेपाली रह गए, ना मिथिला के रह गए, हिंदुस्तान के रह गए, उनको वो लोग मधेसी कहते हैं। तो वो भी वहाँ पर एक तरह से छला हुआ महसूस करते हैं। और ऊपर से जब ओली जी ने इस तरह का बयान दे दिया है तो ये बहुत ही निंदनीय है, इसकी भर्त्सना करते हम लोग। ये देखिए, ये अज्ञानता की बात है, उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। जिस अयोध्या के बारे में पुरातन समय से चलता आ रहा है, ये त्रेता युग से अयोध्या और मिथिला की बात होती रही है, इतनी पुरानी बात है। हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, वेद पुराण में हर जगह वर्णित है। और अब अयोध्या में तो जब खनन हुआ है तो कितने सारे हजारों वर्ष पुराने मंदिर के अवशेष भी मिले हैं वहाँ पर, कोर्ट ने भी मान लिया है। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय, मतलब सब लोग जानते हैं, पूरे विश्व में ग्लोब पर अयोध्या का एक नाम है, अयोध्या लोग जानते हैं। और उस समय पर में अब ये इस तरह से करना कि ये नेपाल का एक एरिया है, वीरगंज है, हम लोगों के घर से 30-40-50 किलोमीटर होगा जिस जगह का नाम लेना है ये, वहाँ पर एक थोड़ी करके एक जगह है, उसको ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर वो अयोध्या वहाँ पर था और वहाँ राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ किए थे। ये कोरा बकवास है, कोरी बकवास है, ये कुछ भी इसमें सत्यता नहीं है, ये बौखलाहट में है। कोहली जी के यहाँ खुद वहाँ पर जो सरकार है, प्रचंड दल और कोहली का जो एक तरह से है वहाँ पर संबंध जो है आपस में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सा चल रहा है। और ये चाइना के दबाव में आकर के ऐसी लैंग्वेज बोल रहे हैं जिससे थोड़ा अटेंशन मिले इनको, इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इस वजह से ऐसा कुछ भी बोल करके हम चर्चा में बने रहे हैं, तो ऐसा प्रयास ये कर रहे हैं और ये बहुत निंदनीय है। भारत सरकार ने इसकी घोर निंदा की है और ये उनके अज्ञानता पर, उनके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। सर, चलते आपसे एक आखिरी सवाल, अगर हम राजस्थान की बात करें तो जिस तरह से वहाँ से बयानबाजी कांग्रेस नेताओं की तरफ से आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी सरकार गिराने की अपनी पूरी भरकस कोशिश करी थी लेकिन उसमें नाकामयाब रही। देखिए, सरकार गिराने की कोशिश हम लोग नहीं करते हैं। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में योग्यता की कदर होती है। अगर किसी को कहीं पर किसी की योग्यता की कदर नहीं हो रही है, क्योंकि आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी में इन युवाओं की कोई कदर नहीं है। माधवराव सिंधिया जी के पुत्र जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, बहुत पढ़े लिखे और बहुत युवा, बहुत आगे जाने वाले नेता हैं वो, उनका भविष्य काफ़ी उज्जवल है। उनका सम्मान नहीं किया पार्टी ने, वो भारतीय जनता पार्टी में आने को इच्छुक हुए तो उनका स्वागत किया गया। ऐसा ही अगर सचिन पायलट जी का भी वहाँ पर सम्मान नहीं हो रहा है तो उनको ज़रूर, उनको कहीं भी वो स्वतंत्र हैं, वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। इसको आप इस तरह से तो बिल्कुल भी मत देखिए कि हम सरकार गिराने के लिए हैं। हम जरूर अच्छी सरकार देना चाहते हैं। कांग्रेस का निशाना भारतीय जनता पार्टी पर, उनका निशाना तो हमेशा से रहेगा ना, क्योंकि वो अपने कुनबे को वो संभाल नहीं रहे हैं। अपने यहाँ उनके जो युवा, क्योंकि राहुल गांधी भी युवा हैं, अब राहुल गांधी से ज़्यादा योग्य व्यक्ति युवा उस पार्टी में कैसे रह सकता है? अगर रहेगा तो राहुल गांधी तो एक को के ऊपर ग्रहण लग जाएगा ना। वो उनकी जो जैसी मूर्खतापूर्ण अभी पप्पूगिरी करते हैं वो तो कैसे चलेगा फिर? तो वो उनके यहाँ उन युवाओं की कदर नहीं है, इसलिए वो युवा बेचारे बहुत ही प्रॉब्लम में हैं। वो बेचारे एक कसमकस में हैं, क्या करें नहीं करें, क्योंकि वो देखिए महत्वाकांक्षाएं सबकी हैं और एक खानदान रहा है इन लोगों का, राजनीतिक खानदान रहा है। बहुत इन लोगों ने त्याग परिश्रम किया हुआ इस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को बनाने में। तो ज़रूर रहेगा कि वहाँ पर अगर योग्यता की कदर नहीं हो रही है तो अब क्या किया जाए? अब देखिए, इन्होंने, कांग्रेस ने गुजरात में तो हार्दिक पटेल जैसे ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया है, वो भी युवा है, और यहाँ ऐसे युवा जिनका जो बहुत ही योग्य हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो ये तो इनकी दोहरी नीति है ना, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कीचड़ किसी और पर उछालेंगे, अब भाजपा पर कीचड़ उछालेंगे कि आप तोड़ रहे हैं, आप जितना कीचड़ उछालेंगे उतना कमल खिलेगा, लोग आएंगे यहाँ पर, हम स्वागत करते रहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हुंकार 24/7 को दिया। जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कोरोना समय पर में आप सब लोग आए हैं, अपना ध्यान रखें। और मैं पूरे देशवासी जितने जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके भी स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, अपना ध्यान रखें। तो ये थे हमारे साथ अमरनाथ झा जी, जो कि वेदी फाउंडेशन के चेयरमैन है और भारत नेपाल रिश्तों पे इन्होंने गहन विषय पे इन्होंने हमसे बात करी। और
इन्होंने नेपाली प्रधानमंत्री के द्वारा विवादित बयान की घोर निंदा की है। भारतीय जनता पार्टी ने निंदा की है। आज पूरे देश में भगवान श्री राम के ऊपर नेपाली पीएम का जो विवादित बयान आया था, देश में उसके ऊपर जो है गुस्से का माहौल है। साथ ही नेपाल में भी इस तरह का जो बयान है उसकी निंदा की जा रही है। अब देखने वाली बात यह है आने वाले समय में क्या क्या प्रतिक्रियाएं उनके इस विवादित बयान पर आती है, वो हम आपको दिखाएंगे। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए ओंकार 24/7 के साथ। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।